हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने सोशल साइंस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो भैया हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर जो आपका सैंपल पेपर आया था, एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगेगा कि कैसा ब्लू प्रिंट है, सीबीएसई कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन जो सैंपल पेपर में होता है उससे हमें यह आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन थे, नेशनलिज्म इन इंडिया से 2 क्वेश्चन थे और मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से 1 क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो कि एक एक दो क्वेश्चन इन चैप्टर से आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री में वो आएगा लास्ट वाला चैप्टर है जो कि है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इससे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और इसी से ही पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि इससे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बाकी की पिक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी पिक्चर्स भी इंपॉर्टेंट है और इससे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। और उसके बाद में जो अगला चैप्टर है जैसे कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें एक आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला। अब हम इन चैप्टर के अंदर डिटेल में जाते हैं कि कैसे और कौन से हमें सबसे पहला जो चैप्टर आता है हमारा वो आता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर कैसे नेशनलिज्म हुआ था। तो सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि रोल ऑफ नेपोलियन एंड हिज फॉल। फिर सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है कि रोल ऑफ फ्रांस इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। जब आप ये कर लें तो इसके बाद में आपको सीधा मूव करना है इकोनॉमिक हार्डशिप के रीजंस के ऊपर, और फिर इसके बाद में यूनिफिकेशन वाला है ना, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आपको इसके अंदर पूरा पूरा उसको डिस्क्राइब करना होगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, और जैसे कि इटली का आ जाएगा, इटली का नहीं आया तो जर्मनी का आ जाएगा, फिर ब्रिटेन का आ जाएगा। इन तीनों का आपका पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में किसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है यहां पर, व्हाई इज द ग्रीक कॉल्ड द कैथेड्रल ऑफ अ सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों था? ये क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको इसको अच्छे से याद रखना है, पॉइंट्स में आंसर लिखने की कोशिश करना। फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है हमारा अगला चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इजी है, नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने चेंजेस लाए थे इंडिया के अंदर। फिर सेकंड है कि नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था वो कैसा था, सिटीज में कैसा था और विलेजेस के अंदर वो किस तरीके से हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि स्वराज क्या था, स्वराज के प्लांटेशन वर्कर्स और स्वराज का क्या रिलेशन था। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है यहां पर कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में डिफरेंस क्या था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं कि ये आएगा कि एक्सप्लेन हाउ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि व्हाट इज साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या था। फिर इसके बाद में सॉल्ट मार्च और सॉल्ट मार्च क्यों करी गई थी, हु पार्टिसिपेटेड एंड हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, किस किस लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को किस लिए रिलीज किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि मेथड ऑफ यूनिफिकेशन एंड नेशनलिज्म की क्या क्या मेथड थे लोगों को यूनाइट करने के और किस तरीके से नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था। फिर उसके बाद में लास्ट में है पूना पैक्ट और क्या था और क्यों था। और फिर इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में खलीफा और जो खिलाफत मूवमेंट था वो क्यों चलाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट इसलिए चलाया था क्योंकि जो खलीफा होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सबसे जो उनके स्पिरिचुअल हेड होते हैं वो होते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ था कि वो वर्ल्ड वॉर हार गए थे, जिस वजह से क्या लग रहा था कि लोगों को वो उनकी इंसल्ट करेंगे, इसीलिए खिलाफत मूवमेंट पूरी पूरी दुनिया में स्टार्ट हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें ये क्यों हुआ था और इंडिया के अंदर क्या हुआ था, ये याद होना चाहिए कि इंडिया के अंदर क्या हुआ था और कैसे हुआ था। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि द फर्स्ट 2 पेंटिंग्स कौन सी थी। फिर इसके बाद में व्हाट इज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हाउ डिड इट वर्क, कि क्या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और वो किस तरीके से वर्क करता है। फिर इसके बाद में है कि व्हाई वाज द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो क्यों था। फिर इसके बाद में प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वर्कर्स इन द विक्टोरियन ब्रिटेन इंक्लूडिंग द स्पेनिंग जर्नी इशू। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो हमारे प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, वो है कि चेंजेस ब्रॉट बाय द मैनचेस्टर क्लॉथ्स इन इंडिया, कि कौन से चेंजेस हुए थे मैनचेस्टर क्लॉथ से इंडिया के अंदर, जो कि 2017 और 18 के अंदर ही पूछा जा चुका है। तो इस बार भी हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि हाउ डिड द ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश द सुपरमेसी इन इंडियन ट्रेड मार्केट, कि इंडियन ट्रेड मार्केट के अंदर किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपना जो है कि अपना दबदबा बनाया था, किस तरीके से इंडियन मार्केट
मार्केट को कैप्चर किया था, क्या क्या पॉइंट्स थे वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और उसके चेंजेस जो कि इंडियन ट्रेड में हुए थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है कि वो है कि हु आर द जॉबर्स, जॉबर्स कौन है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, कि अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कैसे थे एंड हाउ डिड दे गेट मनी, और वो किस तरीके से अपना पैसा बनाते थे। फिर इसके बाद में लास्ट में ये है कि 19th सेंचुरी मार्केटिंग टेक्टिक्स कैसी थी इंडिया के अंदर, कि किस तरीके से लोग मार्केटिंग करते, जैसे कि अभी के टाइम पर लोग मार्केटिंग अपनी ये करते हैं कि हमारा ये यूनिक प्रोडक्ट है और हम सिर्फ और सिर्फ हम ही करते हैं और हमारे जैसा कोई भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक आता है वो आता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो देखिए मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके कुछ टॉपिक्स हैं, बड़े हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि फूड, लाइफ एंड डेथ, जो कि आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में एल डोराडो हो गया, फिर इसके बाद में कॉर्न लॉज हो गया, फिर इसके बाद में कैनाल कॉलोनीज हो गया। अभी ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं ना, इनकी आपको ना डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डेफिनेशन आपको इनकी सही ढंग से अच्छे से डेफिनेशन अंगुलियों पर, मतलब कि फिंगर टिप्स पर आपको इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो ये हमारे पास में है कि हु वर द इंटरयूडर्स लेबर्स, वो कौन थे एंड हाउ डिड दे सर्वाइव इन कॉलोनी, वो किस तरीके से कॉलोनी के अंदर सर्वाइव करते थे, उनका रोल क्या था कल्चर के अंदर। फिर उसके बाद में ओपियम ट्रेड, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि वो है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और उसकी इंप्लीकेशंस, जो कि क्या हुआ था, जैसे कि वुमेन इन ब्रिटेन के ऊपर क्या हुआ था, अमेरिकन पर क्या हुआ था, ब्रिटेन की एज एन इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो ये है कि हेनरी फोर्ड एंड मास प्रोडक्शन इन यूएसए, वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स को ध्यान से देखो, इसके अंदर जो मार्क किया हुआ है इसको सही ढंग से, क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो है कि व्हाट आर द बैटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, की बैटन वुड इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं एंड व्हाई दे आर मेड, कि इनको क्यों बनाया गया था, क्या रीजन था कि इनको बनाने की जरूरत पड़ी थी। फिर इसके बाद में आता है कि NIEO क्या होता है एंड व्हाई इट वाज इवन नीडेड, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। लास्ट में है कि चाइना और उसकी लेबर फोर्स के बारे में आपको याद रखना है। ये 3 क्वेश्चन को जरूर से ही पढ़ना है। अब देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको इतने छोटे टॉपिक्स में कर दिया है कि आप इनको बहुत ही कम टाइम में अच्छे से कर सकते हो। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारे पास में द प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, मैं तो आपको कहूंगा कि इसको है ना पूरा का पूरा फुल पढ़ो डिटेल में, ठीक है, फुल पढ़ो डिटेल में, और इन टॉपिक्स को जो बता रहा हूं इनको मिस मत करना। सो देखो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि ग्रोथ ऑफ प्रिंट इन इंपीरियल चाइना, कि चाइना के अंदर किस तरीके से प्रिंट की ग्रोथ हुई थी। फिर इसके बाद में हाउ डिड द प्रिंट कम इन यूरोप, यूरोप के अंदर वो किस तरीके से आया था। फिर अगला जो टॉपिक है वो है कि प्रिंट रिवॉल्यूशन, इसके ऊपर 5 पॉइंट याद होने चाहिए कि प्रिंट रिवॉल्यूशन के अंदर क्या क्या हुआ था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि रोल ऑफ प्रिंट इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या रोल था प्रिंट का। प्रिंट एंड चिल्ड्रन, वुमेन वर्कर्स, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि प्रिंट में क्या था, वुमेन्स को कैसे फायदा हुआ और जो वर्कर है उनको कैसे फायदा हुआ और चिल्ड्रन को कैसे फायदा हुआ। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट प्रोज एंड कॉन्स, ये दोनों याद होने चाहिए कि प्रोज भी याद होने चाहिए और उसके कॉन्स भी याद होने चाहिए। अगर आप एग्जाम के अंदर आता है कि एक्सप्लेन द इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट, तो आप उसके अंदर 2 पॉइंट कॉन्स प्रोज के लिख सकते हो, 2 पॉइंट कॉन के लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि प्रिंट एंड रिलीजियस डिबेट, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में प्रिंट की वजह से होती है। और फिर इसके बाद में आता है कि प्रिंट एंड वुमेन कंजर्वेटिव फैमिलीज की, जो प्रिंट था और जो वुमेन्स थी कंजर्वेटिव फैमिली से, उनका कैसा रिलेशन था, क्या हो रहा था उनके साथ में। फिर लास्ट में है कि प्रिंट एंड वर्कर्स पुअर इन इंडिया, फिर वेनिकुलर प्रेस एक्ट, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये सेलेक्टेड टॉपिक है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको मिस नहीं करना है। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आती है हमारे पास में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं वो देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सभी से एक ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं, एक तो आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, और जो ये जो क्वेश्चन है यहाँ आपके सैंपल पेपर के हैं कि हाँ भैया सैंपल पेपर में सीबीएसई बता देते हैं कि भैया ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और बच्चे उन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो स्मार्ट होता है वो एनालिसिस करके बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो ये है कि लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की, नेशनल इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन है उससे एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो ये आपको सही ढंग से इन दोनों चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना है। फिर इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसमें जो आपको याद रखना है, देखो ध्यान से याद रखना, ज्योग्राफी बहुत ही छोटी छोटी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल इरोजन, की कितनी तरीके की सॉइल्स होती है, उनकी डेफिनेशन की, उनकी क्या खास बात होती है और क्या उनके अंदर खराबी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है कि स्टेप्स ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसोर्सेज को डेवलप
डेवलपमेंट करने के लिए। फिर इसके बाद में आता है डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज सारी की सारी, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना इसमें वो है कि अर्थ समिति और एजेंडा 21 की कब रिलीज हुआ था और ये क्यों रिलीज हुआ था और इसका क्या लोगों को बेनिफिट हुआ था, मतलब कि क्या इसका फायदा होगा, ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो अगला है वो है हमारे पास में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर कि आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। मैप वर्क इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकता है कि आपको मैप वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लेना, इसका मैप जरूरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट है कि रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ इन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्या क्या रीजन है जिस वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है वो डिक्रीज हो रही है। फिर इसके बाद में आता है कि वाटर रिसोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे कि व्हाट आर द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होते हैं, और प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डैम क्या होते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया क्या है। तो देखो बेसिकली मैंने आपको ना हर एक चैप्टर से 4 से 5 टॉपिक बताएं जिनको कि आपको अच्छे से करना है, और आप ये है ना अगर टॉपिक करोगे ना तो आप देखोगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे बहुत ही ज्यादा आराम से हो रहे हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि कौन सी तरह की फार्मिंग होती है, कहां होती है, कैसे होती है और उनकी डेफिनेशन। फिर इसके बाद में आता है कि किस तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। फिर इसके बाद में क्रॉप एंड दियर क्लाइमेटिक कंडीशन, कि किस तरीके की क्रॉप्स होती हैं, क्या उनकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रबी क्रॉप है वो कब होती है, खरीफ क्रॉप है वो कब होती है, ये सब आपको उसमें पता होना चाहिए। एक एग्जांपल बताओ चलो कमेंट करके, कोई भी रबी क्रॉप का, देखो ये बताना, आप देखते हैं कि कितने सारे बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। रबी क्रॉप का एक एग्जांपल कमेंट करो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म मेड इन इंडिया क्या क्या हुआ था, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ था एग्रीकल्चर के ऊपर, ये याद रखना है। देन फिर इसके बाद में आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, की किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो मिनरल्स हैं वो होते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल मिनरल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ आयरन और क्या होता है, कोल किस तरीके के होते हैं, 3 तरीके के कोल होते हैं, तो उनमें से कौन से कोल को यूज किया जाता है और इसका मैप वर्क इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो बात इंपॉर्टेंट है वो है कि टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज कितने तरीके की होती हैं, सारी की सारी इंडस्ट्रीज के कुछ कुछ एग्जांपल आपको याद रखना है। जैसे कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है तो उसमें कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, क्या उनके प्रोज होते हैं, क्या उनके कॉन्स होते हैं। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री क्या होती है, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री किस तरीके से डिसाइड करी जाती है, कि चीप लेबर होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, वेल कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में कंसंट्रेशन ऑफ अ कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री, कि क्या कंसंट्रेशन रहती है कॉटन की, कहां पर है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज, जूट की कहां पर इंडस्ट्रीज है, किस तरीके से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, कौन सा स्टेट उसमें डोमिनेंट है। और फिर इसके बाद में जो लास्ट में आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टील इंडस्ट्री, की क्या इंपॉर्टेंस है एक स्टील इंडस्ट्री की, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो है हमारा लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी की क्या क्या लाइफ लाइन है, इसमें सबसे पहला जो है हमारा वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, की क्या है जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन की और कम्युनिकेशन की, क्या उससे फायदा होगा। फिर इसके बाद में रोडवेज और रेलवेज के, रोडवेज जो है वो ज्यादा अच्छी क्यों है रेलवेज से, क्या क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या क्या उसके डिसएडवांटेज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज किस तरीके से है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वाटरवेज एंड एयरवेज, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि हाउ इज द एयरवे बेटर देन द वाटरवे। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले बताना होगा कि वाटरवे में ये होता है और एयरवेज के अंदर ये होता है। जैसे कि वाटरवे के अंदर इजी ट्रांसपोर्ट होता है, आराम से ट्रांसपोर्ट होता है, और जो एयरवेज होते हैं उसके अंदर वो एक्सपेंसिव होता है और वो चीप नहीं रहता। और वहीं पर हम बोलेंगे कि जो वाटरवेज होते हैं वो थोड़ा डिले होते हैं, वहीं पर जो एयरवेज होते हैं वो फास्ट होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फिर लास्ट के अंदर है कि इंटरनेशनल ट्रेड एज एन द इकोनॉमिक बैरोमीटर, की इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसे होता है, कहां होता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो देखो इसके बाद में जो अगला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। तो यहां पर एक गलती से आ गया, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं वो क्या है। देखो डेवलपमेंट जो है इसके अंदर क्या क्या इसके गोल्स है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, किस तरीके से मिक्स्ड है। इसमें जो क्वेश्चन आया था वो मैं बताता हूं, सैंपल पेपर में वो आया था। आपको एक एवरेज इनकम का एक ग्राफ दिया हुआ था, ठीक है, उस ग्राफ से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से कर लेने। देखो ग्राफ से रिलेटेड या फिर इनके बेसिक फॉर्मूलाज है ना, एक दो फॉर्मूला है कि किस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से एवरेज इनकम कैलकुलेट की जाती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यहां पर कि नेशनल इनकम एंड अदर पैरामीटर्स।
देन फिर इसके बाद में कि व्हाट एंड व्हाई ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, की मतलब कि क्यों है और क्या है पब्लिक फैसिलिटीज। फिर इसके बाद में कि व्हाट एंड व्हाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और वो क्यों जरूरी है। दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है और वो क्यों है। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारी प्यारी दुलारी सिविक्स। सिविक्स में जो हमारे पास में सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पे यूनिटरी एंड फेडरलिज्म की। यूनिटरी और फेडरलिज्म के सारे फीचर आपको पता होना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि हाउ इंडिया इज अ फेडरल, फेडरल इंडिया कैसे है, कि इंडिया के पास में ये बातें हैं, उनसे आपको पॉइंट्स में पता होना चाहिए। और फिर इसका तीसरा जो टॉपिक है वो है कि डेफिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और इसके स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद में जो अगला चैप्टर है, देखो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, इतना आपको फायदा मिल जाता है। तो एक फायदा ये भी कर दो कि जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही और वीडियोस मिले। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से रिलेटेड है, कि इसमें कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। फिर सेकंड है डेफिनेशन, आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी, फेमिनिज्म की, कम्युनलिज्म की, कास्टिज्म की, सेक्युलर नेशन की, ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है। फिर अगला जो टॉपिक आता है कि हाउ इंडिया सेक्युलर, इंडिया किस तरीके से सेक्युलर है। एंड हाउ इज द कास्ट एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। एंड हाउ इज द पॉलिटिक्स एक्सप्रेस इन कास्ट, कि भैया दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कास्ट को पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स को कास्ट में किस तरीके से यहां पे बताया जाता है। देन फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक पॉइंट आता है वो आता है यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबसे पहले आप याद रखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स है पॉलिटिकल पार्टी के, क्या उसके फंक्शन है, क्या उसकी नेसेसिटी है, ये आपको इन सभी के 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। और फिर इसके बाद में क्या क्राइटेरिया है नेशनल और स्टेट पार्टी का, कि कब कोई एक स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी, उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है वो याद होना चाहिए। कि फीचर्स ऑफ ए नेशनल पार्टी की, क्या क्या नेशनल पार्टी के फीचर होते हैं, और फिर उसके साथ में क्या क्या चैलेंजेस पार्टीज फेस करती हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं। देन फिर इसके बाद में अगला जो चैप्टर आता है वो आता है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर सबसे पहला तो ये आएगा कि व्हाई इज द डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बेटर क्यों है। और फिर इसके बाद में अगला जो आता है कि हाउ इज द डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, लेगिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिव। क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में कि हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज लेगिटिमेट, हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिव। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ इज द डिक्टेटरशिप बेटर देन द डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर जो है कि डेमोक्रेसी से अच्छी डिक्टेटरशिप क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर डिसीजन आराम से ले सकते हैं। और 2-4 बातें आपको और इसमें लिखनी है। और फिर इसके अंदर लास्ट में आता है कि हाउ डज द डेमोक्रेसी सिक्योर द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, की किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो डिग्निटी ऑफ सिटीजंस को प्रोटेक्ट करती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको जो बातें हैं, जो चैप्टर हैं वो याद रखना है। सबसे पहले तो हमने डेवलपमेंट डिस्कस कर ही चुके, अब इसके बाद में करते हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में आपको सबसे फर्स्ट जो याद रखना है कि बार्टर सिस्टम एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है, क्या होता है बार्टर सिस्टम। फिर उसके बाद में रोल ऑफ आरबीआई क्या होता है, और डेफिनेशन क्या क्या याद रखनी, डेफिनेशन आपको याद रखनी कोलेटरल की, चेक की, डीडी की, एसएचजी की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। और फिर इसके बाद में आता है कि व्हाई लोन इन अ फॉर्मल सेक्टर जो है वो एक्सपेंड होना चाहिए। फिर इसके बाद में फंक्शनिंग ऑफ एसएचजीज किस तरीके से होता है। ठीक है, समझ के बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आपको ये पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। देन फिर इसके बाद में अगला जो आता है कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, क्या क्या सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी के। सबसे पहला आता है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ 3 सेक्टर की, किस तरीके से तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। डेफिनेशन आपको लिखनी होगी जीडीपी की, सीजनल और डिस्टिंग्विश्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से जो जीडीपी है वो एक नेशन को इफेक्ट करता है। फिर इसके बाद में पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर में क्या फायदे होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें क्या फायदे होते हैं, और जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि नरेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन विलेजेस की, नरेगा क्या था, किस तरीके से उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये स्कीम कब निकाली थी, किन लोगों के लिए निकाली थी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में ये है कि ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ अ टर्शियरी सेक्टर, की जो टर्शियरी सेक्टर है उसके किस तरीके से वो बढ़ रहा है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। और फिर इसके बाद में जो अगला है वो है हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें आप जो बात याद रखेंगे वो याद रखेंगे डेफिनेशन, एक तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एमएनसीज क्या होती हैं, एसईजेड क्या होते हैं, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है कि हाउ डज द एमएनसीज इंटीग्रेट प्रोडक्शन, की किस तरीके से एमएनसीज अपना प्रोडक्शन कहीं पर स्टार्ट करती है फिर कहीं पर स्टैब्लिश करती है, तो वो क्या क्या बातें देखती हैं। और फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन की क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो कि कॉन्स में ही आ गया। फिर आता है कि हाउ कैन वी मेक ट्रेड फेयरर, हम
हम किस तरीके से जो ट्रेड है उसको अच्छा कर सकते हैं, कि क्या क्या पॉइंट्स है जो कि इंक्लूड करने चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, लोगों को करनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग के अंदर आपको याद रखना है कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम कि किस तरीके से हुआ था। फिर इसके ये आई थिंक कि सॉरी ये सिविक्स वाला पार्ट आ गया यार, यहाँ पे देखो गलती हो गई, इसके लिए कान पकड़ के सॉरी है कि ये पावर शेयरिंग वाला सिविक से यहाँ पर आ गया है। तो जिसने भी नहीं देखा ना यार एक बार देख लेना, सॉरी इसके लिए मैं फिर से बोलता हूँ। ये है यहाँ पर इसके अंदर है कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम के क्या क्या स्टेप्स हुए थे, फिर इसके बाद में मेजोरिटिज्म इन इंडिया, श्रीलंका मतलब कि इंडिया बोल रहा हूँ, श्रीलंका के अंदर कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर वर्टिकल वर्सेज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है, वर्टिकल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है। फिर इसके बाद में वाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके 2 रीजन आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन टॉपिक्स को तो सही ढंग से आपको अच्छे से रट लेना है। तो आप एसएससी के लिए ज्यादा चिंता मत करो, आपको जितना भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सब कुछ इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।